नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कवयित्री सोनी मिश्रा। एक कहानी और आप सभी को सुना रही हूँ। कहानी है मिस पाल। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आप सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपकी प्रतिक्रिया हमारा हौसला बढ़ाएगी। सुनिएगा। वो दूर से दिखाई देती आकृति मिस पाल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वो मिस पाल ही थी। खैर, ये तो मुझे पता था कि वो उन दिनों में कुल्लू में ही कहीं रहती हैं, पर इस तरह अचानक उनसे भेंट हो जाएगी, ये नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह अस्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती होगी। जब वो दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा था। बस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचते ही रुक गई। मिस पाल ने डाकखाने के बाहर खड़ी पोस्ट मास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वो एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर ना जाने किस बात के लिए पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देती हुई वो बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उनके सामने आ गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचकचा गई थी, मगर मुझे पहचानते ही उनका चेहरा खुशी से और खिल गया। अरे रणजीत, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कब से आए हो? मैं इस बस से मनाली आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली? तुम कब से आए हुए हो? बस 8-10 दिन से आया हुआ था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो, कितनी बुरी बात है ना कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें ये तो पता ही था कि मैं आजकल कुल्लू में हूँ। हाँ, ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब अभी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पाल ने उलाहने के स्वर में कहा। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट नहीं हुई, और आज हुई भी तो भी जाने के वक्त। ड्राइवर ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मिस पाल ने चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए ना। थैंक यू वेरी मच रणजीत। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जाओगे? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा, वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुँच कर करेंगे, है ना? मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन यहीं रुको, फिर चले जाना। बस में पहले बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहां और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। मिस पाल दरवाजे से अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुतेरा कहा कि अंदर मेरी वाली जगह खाली है, मिस साहब वहां बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार भी मेरी बात को नहीं माना। अड़ा रहा तो अड़ा रहा। मगर कंडक्टर ने कहा कि वो आगे की सवारी नहीं ले सकता। अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान जो बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पाल की तरफ देख लिया। वो इस तरह हचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो, और उसे समझ ना आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली, तो मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहां उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर ये ज़रूरी नहीं था ना कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक ही जाऊं। मगर मिस पाल से भेंट ही कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी कि निश्चय कर पाना बहुत कठिन था।
ये बात उस समय सोच भी नहीं सकता था मैं, और सोचा भी नहीं। थोड़ा सा भी समय और मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मैं मिस पाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था। हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते रहे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सोचना थी कि उसे वहां सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वो तो कुछ करती भी नहीं है और बस घूमती है और हवा खाती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि मिसपाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागल खाने भेज रही है। मिसपाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिन दिनों में मिसपाल ने त्याग पत्र दिया था, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मगर मिसपाल के नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफ़ी हद तक जानता था। वो सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफ़ी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज़्यादातर लोगों से उसका मनमुटाव जो था और बाहर के लोगों से वो मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वो वहाँ एक एक दिन जैसे काट रही थी जैसे उसे हर दिन से बहुत शिकायत थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वो घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वो कहा करती थी, इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग अपनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी होने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वो मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे कि इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर ही देता था। क्या बात है मिसपाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। और दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ ही देता, आजकल मिसपाल पहले से भी स्लिम भी तो हो रही हैं भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इसका अगला भाग, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेगा। और हाँ, ज़रूर सुनेगा। ये कहानी सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।